तो सर कैसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है इस फील्ड के अंदर? यार आनंद, देखो इस दुनिया में जो सबसे इजी काम है ना, वो है पैसा कमाना। इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं। बस फर्क क्या होता है, पैसा कमाने के लिए आपको लगना पड़ता है, आपको माइंडसेट को मजबूत करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ। जिस दिन आप अपने माइंडसेट में सेट कर लोगे कि मुझे पैसा कमाना है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है मेरे दोस्त। तो कैसे कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं के अंदर इंसान निवेश अगर करे तो कम टाइम में करोड़पति बना जा सकता है? मैं तो पहली बात जानता हूं कि आदमी को नौकरी पर नहीं टिका रहना चाहिए, नौकरी। क्योंकि नौकरी आपको साल दर साल छोटी सी ग्रोथ देती है। नौकरी के अंदर एक पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार रहता है, वो खुद नहीं कमाता, दूसरों को कमा कर देता रहता है। मैं बोलता हूँ बिना पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? अच्छा, बिना पैसे भी? अरे साहब, बिना पैसे जितना आप कमा सकते हो प्रॉपर्टी में, उतना कहीं नहीं कमा सकते। कि आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी एलन मस्क, जो पहला ट्रिलियनियर है, हाँ। वो तो कंगाल होगा ही होगा। उसके साथ जितने बिलियनियर हैं वो भी सारे कंगाल हो चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको चैलेंज की तरह आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि लोन लेके भी आप अमीर बन सकते हो। इसकी क्या प्रोसेस रहती है? टाइम पे आज की डेट के अंदर मुझे कम पैसों के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी है या जल्दी से अमीर बनना है, तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ? मैं आपको ज्ञान नहीं, गारंटी दे रहा हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बिजिएस्ट रोड है अजमेर रोड, उसके और 26 टोल टैक्स वाली जो रिंग रोड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स टॉक पर। आज का ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल और डिफरेंट रहने वाला है। हमेशा तो प्रेडिक्शन करते हैं आपके भाग्य की, लेकिन आज प्रेडिक्शन करेंगे आप कितनी जल्दी धनवान बनते हैं, माला माल बनते हैं। रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारी जो स्पेशल गेस्ट है जयपुर से अवनीश सर। सो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू आनंद, थैंक यू वेरी मच। सो सर कैसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है इस फील्ड के अंदर? यार आनंद, देखो इस दुनिया में जो सबसे इजी काम है ना, वो है पैसा कमाना। पैसा कमाना। इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। हम्म। बस फर्क क्या होता है, पैसा कमाने के लिए आपको लगना पड़ता है, आपको माइंडसेट को मजबूत करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ। जिस दिन आप अपने माइंडसेट में सेट कर लोगे कि मुझे पैसा कमाना है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है मेरे दोस्त। हो सकता है किसी का सपना लाख रुपए कमाने का है, किसी का करोड़ रुपए कमाने का, और किसी का अरबपति बनने का बात है, लेकिन पैसा कमाना इजी है। बस उसके पीछे एक परफेक्ट सोच होनी चाहिए, एक दिमाग में जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप में वो है तो 101% आप पैसा कमा सकते हो। पैसा यानी आपको उस लेवल तक कमाओ जहां पर आपको सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन। चलिए, अगर आपका पैसे कमाने को लेकर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी है, होना चाहिए। प्लान बी फेल हो जाए तो सी है, सी भी होना और अगर सी भी फेल हो जाए तो यार अल्फ़ाबेट्स में 26 ABCDEFG हैं, उनमें से कोई ना कोई तो वर्क करेगा। कोई ना बस कोई कंटिन्यूसली भागते रहो और पैसा आपके पीछे पीछे आपको पकड़ने के लिए भागता रहेगा। तो मैं प्रेडिक्शन की बात करता हूँ, तो प्रेडिक्शन क्या है 2026 और 2027 जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो कैसे रहेगा? क्योंकि प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें बताते हैं कि मार्केट जो है, इस फील्ड का मार्केट भी क्रैश होगा 2026 के अंदर। मुझे लगता है आनंद, ये जो प्रिडिक्शन करने वाले लोग हैं वो आज तक प्रिडिक्शन ही करने बैठे हुए हैं। वो न तो कोई एलन मस्क बना, न मार्क जुबरबर्ग बना, न कोई बिल गेट्स बना। ये केवल प्रिडिक्शन करने में, दुनिया को धनवान बनाने में ही रह गए। और घर में जिसको हम बोलते हैं ना, एक फैमिली गेम की तरह इन्होंने बना लिया, ये धनवान बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मैच हारेगा, ये मैच जीतेगा। क्या है ये? बिल्कुल। मतलब ये कब तक दुनिया की भावनाओं से आप खेलते रहोगे? कब तक आप डर और सपने बेचते रहोगे? सर, आप उनकी भावनाओं से समझो। ये प्रिडिक्शन कुछ नहीं होता। आदमी की अगर मेहनत होती है, जुनून होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, तो उसके बाद ये प्रिडिक्शन नहीं होता। सर, प्रिडिक्शन क्या होता है? तकदीर। हाँ। तो आपने ये भी सुना होगा, तकदीर हाथों में लिखी होती है, लेकिन जिनके हाथ ही नहीं है, क्या उनकी तकदीर नहीं उनकी भी होती? तो होती है। सबकी तकदीर होती है। हाँ। तो प्रिडिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। आपको अगर अपने पे भरोसा है तो वही होगा जो, यदि आपको भरोसा है खुदा पर तो वही होगा जो खुदा चाहेगा, और यदि भरोसा आपको खुद पर है
तो खुदा भी वही चाहेगा जो आप चाहोगे। हम्म, कुछ नहीं है प्रिडिक्शन। आज किसके पास प्रिडिक्शन है? प्रिडिक्शन होता है आदमी को गरीब घर में पैदा बनाने तक होता है। इसके बाद में आदमी को धनवान बनना अपने बाजुओं की ताकत पे निर्भर करता है। वो सब कुछ करता है जो दुनिया नहीं करना चाहती है। समझ गए? मतलब कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन भर को 24 आवर्स को 12-12 घंटों के अंदर नापते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो दिन के पहले 12 घंटे हैं या बाद के 12 घंटे हैं। 12 घंटे हैं। ठीक है। हाँ। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। काम हो जाए। भागते रहो सर। मैं तो बोलता हूं तब तक लक्ष्मी जी के पीछे भागते रहो जब तक लक्ष्मी जी आपके तिलक नहीं निकाल दे। अच्छा, क्या इंसान को लालची होना चाहिए? लालच तो बिल्कुल होना चाहिए सर। पैसे के लिए तो लालची होना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर चीज के लिए लालच होना चाहिए। आदमी को इमोशनल, अपनी फैमिली के प्रति सबसे ज्यादा लालच होना चाहिए। उसके बाद पीस, शांति, उसके लिए सबसे ज्यादा लालच होना चाहिए। लालच का मतलब क्या होता है? लालच का मतलब होता है मुझे चाहिए। केवल पैसे से हम लालच की तुलना नहीं कर सकते। अगर मुझे शांति चाहिए, ये भी एक लालच ही है। और चूंकि हम लोग अभी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पैसे से रिलेटेड कर रहे हैं। हाँ। तो पैसे के प्रति तो हर एज में, हर घड़ी आदमी को लालची होना ही चाहिए। यदि उसके कारण से कोई की आप पे नजर पड़ रही है तो क्या तकलीफ क्या है? जरूरी नहीं होती हर बुरी चीज, जरूरी नहीं होती हर बुरी चीज बुरी ही होती है। कुछ बुरी चीजें अच्छी भी होती है। आनंद, तो कैसे कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसके अंदर इंसान निवेश अगर करे तो कम टाइम में करोड़पति बना जा सकता है? ये यार शानदार आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन गलत आदमी से पूछा। अच्छा। आनंद, एक्चुअली मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आदमी अमीर नहीं बन सकता, अमीर कमाई नहीं कर सकता। और इसको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। कोई आईटी के अंदर एक्सपर्ट है तो वो कमा रहा है। इवन मैं बोलता हूँ आप यूट्यूब के अंदर कमाई कर रहे हो, अमीर बन ही रहे हो ना। मैं तो पहली बात जानता हूँ कि आदमी को नौकरी पर नहीं टिका रहना चाहिए, क्योंकि नौकरी आपको साल दर साल छोटी सी ग्रोथ देती है। हाँ। नौकरी के अंदर एक पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार रहता है, वो खुद नहीं कमाता, दूसरों को कमा कर देता रहता है। जब आपके पास समझ है, आपके पास अकल है, भगवान ने आपको करोड़ों जीवों को हराकर इस धरती पर भेजा है, 9 महीने की टेस्टिंग के बाद इस जमीन पर उतारा है, आप एक अद्भुत प्रोडक्ट हो भगवान के। तो आप अपनी क्षमताओं को कम कैसे आंक सकते हो? जज्बा होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि आप बस निकलो और उस दौड़ में शामिल हो जाओ, और दुनिया तो ट्रॉफी लेकर आप ही का इंतजार कर रही है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन पे, मूल क्वेश्चन पे, कि कौन कौन से बिजनेस है। सर कौन कौन से तो सारे ही होंगे, सारे ही होंगे, लेकिन मैं आपको वो बिजनेस बता सकता हूं जो एक थंब रूल है, जो यूनिवर्सल है, जिसके अंदर हर कोई अमीर हुआ ही हुआ है। अच्छा। वहां फेल होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पास होने का 200% सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा। वो है सर 3P, प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी। अगर आप दुनिया में बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो नॉर्मली उस टाइप का बिजनेस करो जिसकी कोई MRP नहीं होती। उसमें एक नंबर है प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सर्टिफाइड है। दुनिया के ज्यादातर जितने भी बिलियनियर्स हैं वो प्रॉपर्टी से ही बने हैं। इस अर्थ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही अर्थ है। जिसके पास प्रॉपर्टी होगी ना आनंद, उसके पास हर चीज खुद ब खुद चल के आएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका ख्याति यानी फेम हो, चाहे वो इज्जत हो। हर कोई जब प्रॉपर्टी होती है तो हर कोई राय देने वाला बन जाता है और आपका साथी बन जाता है। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। आज मैं बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पर आज दिल्ली के अंदर बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर हम लोग 40 साल पहले चले जाते हैं, हाँ। तो 40 साल पहले जिसने लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस किया होता, ठीक है, उसकी ग्रोथ कहाँ पर है 40 साल बाद? और 40 साल पहले जिसने दिल्ली में बैठ के एक नई डेवलपिंग जो एरिया उसको दिख रही थी, मान लीजिए गुड़गांव है, नोएडा है, वहां पर वही लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते।
तो जिस बिजनेस के अंदर उसने 24 घंटे दे दिए उधार, कस्टमर्स को समझाना, स्टाफ को समझाना, दुनिया भर की माथा पच्ची, उसके बाद घर वालों को टाइम ना दे पाना, हाँ। जो आज तक टीस उसके दिमाग में है, उसमें इतना रुपया नहीं कमाया होगा जितना उस प्रॉपर्टी में उसने कमा लिया बैठे होगा। बैठे कमा लिया होगा। जो पैसा आप कमाते हो बिजनेस में, उसका क्या करते हो? सबसे पहले बैठे बिठाए 33% तो ऐसे व्यक्ति को दे देते हो जिसके अंदर उस बिजनेस का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट को। आप घाटा खाओगे, वो आपकी सीढ़ी नहीं है, लेकिन जब कमाओगे तो वो बोलती है पहले 33% लेकर आ। आज की डेट में जो हम पहले बोलते थे लाला, सबसे बड़ी लाला जो है, लाला एंड कंपनी, वो गवर्नमेंट है, हमेशा बोलती है ला 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 ला, पैसा कमाया ला। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? वो ये है कि जिस दिन प्रॉपर्टी को बेचोगे उसी दिन कमाई होगी। यानी हर बिजनेस के अंदर आप हर साल टैक्स चुकाते हो। प्रॉपर्टी जो है वो मान लीजिए आपने 8 साल बाद बेची, तो आपको एक ही बार 8 साल बाद टैक्स चुकाना है। वो भी नॉर्मली जो आप टैक्स चुकाते हो वो 33% होता है, और यहाँ पर आपके खाली 15% से भी कम का टैक्स लग के और आप क्लियर हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से तो आप कमा ही रहे हो, साथ में आप टैक्स की भी इतनी बड़ी सेविंग कर रहे हो, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई भी काम है जिससे आप फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी कमाई कर सकते हो। मैं एक चीज यहाँ पर जरूर डिस्क्लेमर दे दूं, प्रॉपर्टी जो है आनंद, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होती, या तो वो रहने के लिए होती है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, इमोशन ड्रिवन होकर नहीं करता है, सोच समझ कर करता है, नई डेवलपिंग एरिया में करता है, तो उसको धनवान बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सारी जो कायनात है ना, वो उसको धनवान बनाने में लग जाती है आनंद। अच्छा, छोटे शहरों में अच्छा रहता है या बड़े? जहां आप रहते हो वहां इन्वेस्ट करो। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हर जगह अच्छा है। अच्छा, कैसे पहचानने की कौन सा एरिया जो है हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देगा? ये सबसे अच्छा सवाल आपका आया। पहचानने के लिए चलिए मैं आपको एक बात बतलाता हूं। अगर आप कोई आपका मकान बनाते हो तो सबसे पहले वो मकान कहाँ बनता है? आपके दिमाग में बनता है। सेकंड, नक्शे में। थर्ड, वाकई में उस जो आपका मकान है जिसको आप महल में बदलने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर वो अस्तित्व लेता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई शहर बसता है तो सबसे पहले उसका एक मास्टर प्लान बनता है, जहां पर सब चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती है कि फ्यूचर में मेट्रो कहाँ आएगा, फ्यूचर में रिंग रोड कहाँ आएगी, एयरपोर्ट कहाँ आएगा, सेक्टर रोड्स की कनेक्टिविटी कहाँ होगी, कमर्शियल मॉल्स कहाँ होंगे, बस स्टैंड कहाँ होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो जब आप उस मास्टर प्लान को अस्तित्व में आने से पहले ही अगर समझ लेते हो और उसके आधार पर अच्छी जगह जो आज डेवलप नहीं है लेकिन फ्यूचर में उसमें पूरा पोटेंशियल है डेवलप होने का, उस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो बेस्ट है। उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। लेकिन आज के डेट में अक्सर काफी ऐसे बेवकूफ लोग मैंने देखे हैं जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो इमोशन ड्रिवन है। भाई साहब ने बोला है, मेरे दोस्त ने बोला है, मेरे काका मामा ताया फूफा उसने बोला है कि यहाँ पर जमीन ले ले। वो इमोशनल ड्रिवन होकर इन्वेस्टमेंट नहीं, वो बेसिकली फंसते हैं, उस ट्रैप में फंसते हैं। जिस समय काफी सारे लोग काफी सारा मुनाफा कमाकर उस प्रॉपर्टी से निकल रहे होते हैं, वो बेवकूफ लोग उस जगह पर जाकर फंस जाते हैं। कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है कि किसी भी बकरी को कितनी भी कसरत करा लो वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकती, या किसी गधे को कितना भी रगड़ रगड़ के नहला लो वो घोड़ा नहीं बन सकता। तो ठीक उसी तरीके से जिस दिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी लेते हो तो आप राजा हो, लेकिन वाइसो वर्सा यदि आपने अपने दिमाग की बजाय ऐसे लोगों के दिमाग का सहारा लिया जो खुद आज दिन तक प्रॉपर्टी नहीं ले पाए लेकिन दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं, तो फिर रंक तो बहुत छोटी चीज है। आप पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी के विवादों में फंसे रहते हो। आपका चैन सुख सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो मेरे दोस्त, उसको संभल कर इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट की चीज है, ये लग्जरी नहीं है कि गए और शर्ट खरीदा, कल फिर से कोई शर्ट बदल लोगे, फिर से दूसरा शर्ट पहन लोगे। नहीं,
प्रॉपर्टी जो होती है कभी कभी लेने की चीज़ें होती है, तो उसको पूरा सोच समझ कर उसमें पैसा लगाओ। आप अगर कोई मोबाइल का कवर लेते हो, 500 रुपए का आता है, उसके लिए 5 दुकान भटकते हो। हाँ बिल्कुल आपको भटकते हैं। अगर अभी बॉम्बे जाना है तो ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और सीधा चल दिए, पहले पता करते हो कितनी बजे की ट्रेन है, कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी फ्लाइट से पहुंचूं, वो इजी है, मुझे किस समय उबर बुक करनी है या घर की गाड़ी में जाना है, इतना विचार करते हो हाँ ना। बिल्कुल, पूरा ये तो प्लान नहीं है बनाते कि हैं। बस गए और कोई भी जो सामने ट्रेन खड़ी है उसके अंदर बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है पूरा ना। प्लान बनाते हैं। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारे बेवकूफ मिलेंगे हम्म जो प्रॉपर्टी सामने दिखती है उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके दिमाग ही नहीं लगाते, हम्म और फिर भगवान को दिन भर रोना कोसना चलता रहता है। चलता रहता है। ठीक है ना। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर स्वर्ग में भी बिठा दिया जाए ना, तो स्वर्ग में भी दुनिया भर की गलतियां ढूंढ के उसको नरक में तब्दील कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग बेसिकली प्रॉपर्टी से पैसा बना सकते हैं, लेकिन दिमाग के साथ में। तो ज़्यादा पैसा किस प्रॉपर्टी में है? किसी पे मकान बना हुआ है वो, या खाली प्लॉट जो है, खाली ज़मीन जो है उसमें? सर आजकल क्या है, सबसे कॉमन सवाल है ये कि फ्लैट अच्छा है कि ओपन प्लॉट अच्छा है। ओपन प्लॉट। आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तब तो मैं बोलूंगा फ्लैट किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्लैट जो है वो रहने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए उससे बुरी चीज कोई भी नहीं होती। अच्छा, उसका रीजन है, जो भी चीज एक बार बन जाती है वो हमेशा पुरानी होती है, वो डेप्रिशिएट ही होगी। फ्लैट का मतलब केवल आप फ्लैट नहीं ले रहे हो, फ्लैट के बाद में उसमें फर्नीचर पे भी पैसा खर्च कर रहे हो, उसका मंथली क्या आपका उसका मंथली जो है आपका मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हो, कोई चीजें पुरानी हो रही है उसको बदल रहे हो। तो बेसिकली ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। हमेशा वही चीज बढ़ेगी जिसके साथ में नई सोच होती है, जो रो पड़ी हो। रो से आप कुछ भी बना सकते हो। वो कहते हैं ना, जिसके पास डिग्री है वो वही बन सकता है जिसकी उसके पास डिग्री है, लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं है वो कुछ भी बन सकता है। सेम वही चीज है, फ्लैट वही सोच को रोक देता है कि 10 बाय 10 का कमरा है या 20 बाय 20 का कमरा है, 2 फ्लोर का है, 1 फ्लोर का है, रुक गई वहां सोच। और खाली प्लॉट है, इन्फिनिट है, जो आप सोचो एक नया दिमाग में नया विचार आएगा, नए सपनों का महल बना रहे हो, आप किसी को भी बेच सकते हो बगैर कुछ उस पर पैसा लगाए हुए। आप उसके ऊपर काफी सारा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि जो भी उस जमीन को लेगा उसकी अपनी सोच होगी। जरूरी नहीं है वो 10 बाय 10 के कमरे में रहना चाहे, वो चाहता है मैं तो 20 बाय 25 का कमरा बनाऊंगा, वो चाहता है मैं फ्लैट बना के बेचूंगा, या हो सकता है मैं खुद उसमें रहूंगा, हो सकता है मैं एक छोटी सी नीचे दुकान भी खोल लूं। तो अपनी अपनी सोच है, उसका डेकोरम भी वो कर सकता है, फसाड को बदल सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन प्लॉट ही बेटर है, फ्लैट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि फ्लैट पैसिव इनकम का जरिया है, उनसे बड़े बेवकूफ लोग मैंने आज दिन तक नहीं देखे। रेंट आता रहता है। रेंट की अगर मैं यील्ड की बात करूं, रेजिडेंशियल के अंदर 4-5% की यील्ड आती है, यानी रेंटल आता है। उससे ज्यादा बेटर है कि उतना पैसा आप एफडी में लगा दो, कम से कम चैन से तो सो रहे हो। फ्लैट के अंदर आज टेनेंट से को लेकर आओ, फिर खाली कर गया तो फिर वेट करो, जाते वक्त कोई उत्पात मचा के चला गया, कुछ तोड़ के चला गया, कोई कलर खराब करके चला गया, क्या मजाक बना रखा है। सही बात है। आप इतने समझदार लोग हो और आज तक मतलब मैं नहीं समझ पा रहा कि कैसे आज भी लोग अपना इतना बड़ा पूंजी, इतना बड़ा पैसा फ्लैट ये लेने के लिए लगा देते हैं कि उससे हम लोग किराए की इनकम जनरेट करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट लेना चाहिए। हाँ, आपके इमोशंस के कारण से या आपके आसपास का जो माहौल है उसके हिसाब से आप रहने के लिए फ्लैट लो, उसमें बुराई नहीं है, ठीक है, आपके स्टेटस के हिसाब से। लेकिन अगर बात हो इन्वेस्टमेंट की, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन फ्लैट। अच्छा, अगर किसी को एकड़्स के अंदर जमीन लेनी हो, उससे अगर पैसा निकालना हो तो निकलेगा? एकड़ का मतलब आप जितना मैं समझ पा रहा हूँ एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप खेती करने के लिए ले रहे हो तो देखिए आप रेजिडेंशियल प्लॉट पे खेती कर नहीं सकते, इसके लिए देयर इज नो अदर चॉइस, आपको खेती की जमीन में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर,
जैसे एक छोटा प्लॉट ले लिया हमने, वहीं अगर हम मैं बिल्कुल आनंद आपकी बात समझ गया। आप बात अभी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के पॉडकास्ट पे हाँ, बैठे हैं, इसलिए बात तो इन्वेस्टमेंट की ही इन्वेस्टमेंट होगी। करी होगी, बात यहाँ पर जो भी होगी वो रुपया ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कैसे कमाएं, कमाया जाए। इसके अलावा किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको ना तो खेती करनी है ना रहना है। हाँ, उनको इस समय इससे मतलब है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके तरीके से मैं एकदम सेफ तरीके से, क्योंकि पैसा कितना कमाऊंगा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आनंद, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा वो पैसा 100% सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए। सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, हाँ। तो अगर मैं एग्रीकल्चरल लैंड की बात करूं तो सबसे पहले तो नॉर्मली एग्रीकल्चरल लैंड में काफ़ी सारे हिस्सेदारों में बंटी हुई होती है, तो काफ़ी सारे विवाद लफड़े होते हैं। हाँ, सेकंड, वहां पर सीमा को लेके भी एक विवाद होता विवाद है। होता रहता है। ठीक है। उसके बाद तकास्मा, जमाबंदी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाँ, चीज़ें होती है। रास्ते वगैरह सौ रस्ते चीज़ें वगैरह होती की हैं। वो चीज़ें होती है। डेवलपमेंट नॉर्मली वहाँ पर आया हुआ नहीं होता, एक सपना होता है, लोगों की सोच होती है कि फ्यूचर में यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक लेकिन है। शहर के पास अगर लेकिन लेते हैं तो बिल्कुल मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, उसका लैंड जो कन्वर्जन होता है वो एग्रीकल्चर होता है, जिसके अंदर मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान की बात करूंगा। वहां पर अगर आप खेती की जमीन पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, इन दैट केस आप केवल और केवल 5% का ही कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। 2 मंजिल भी उस पर निर्माण नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। अगर रिसोर्ट होता है देन यूल गेट 20%। लेकिन अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, उसको एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई? खेती की जमीन से। खेती की जमीन, पहले जो भी जमीनें थी वो खेती की थी, खेती की खेती थी। से उसका लैंड कन्वर्जन हुआ, उसको गवर्नमेंट ने पैसा जमा किया और उसके बाद उसको टाइटल मिला रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या जो भी है, इंडस्ट्रियल, व्हाटएवर। हाँ। ठीक है। इसका मतलब जितनी जमीन ली थी उसमें से मैक्स टू मैक्स 50% जमीन ही आपके काम आती है खेती की। अगर आप मान लीजिए बड़ी एक खेती की जमीन लेते हो तो 50%, या मैं यूं कहूं कि 55% जो जमीन है वो तो आनंद पूरी तरीके से जो फैसिलिटीज कह लीजिए या सर्विस जिसमें रोड्स पार्क होते हैं वो निकल जाती है। अगर आप बिल्डर के मतलब से बात करें, कॉलोनाइजर के मतलब हाँ, से हाँ, बात हाँ। करें, आपको खाली 45% जमीनें मिलती है मिलती हैं। लीगल तरीके से। इलीगल की मैं बात नहीं करता। ठीक है। जब आपको सिला हुआ शर्ट धागे के भाव में मिल रहा है, ऑलरेडी सारी मेहनत कोई और आपके लिए कर चुका, उसका लैंड कन्वर्जन भी करा चुका, उसका जितनी भी कैलकुलेशन थी सारी कर चुका, सारा कर और चुका। आपको बजाय कि आटा खाने के लिए बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि पकी पकाई रोटी खाओ, तो आटे की तरफ क्यों देखना? आप रोटी खाइए और बस जरूरत यह है कि जो सामने शेफ बना रहा है रोटी, उनसे 4 सवाल कीजिए, उनसे समझिए कि ऐसी रोटी की बजाय और अच्छी रोटी दे मेरे को और कम कीमत में दे। बार्गेनिंग जो आपकी स्किल्स है, अगर वो अच्छी है, आपकी जगह को, एरिया को समझने का जो विजन है वो अच्छा है, और अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो खेती की जमीन है ये पुरानी चीजें हो गई, और वैसे भी जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है उसके लिए मतलब की चीज है, क्योंकि आज की खेती की जमीनें भी काफी महंगी हो गई। ऐसा नहीं है कि फोकट में मिल रही है। तो फिर आपको छोटा 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 करके प्लॉट इन्वेस्टमेंट के अंदर लेकिन शहर के मान लो पास के अंदर हम जमीन लेते हैं और उसके अंदर कॉलोनी निकाल देते हैं, तो उससे पैसा बनता है? सब पैसा तो हर चीज से बनता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे पैसा नहीं बनता है। आप शहर के अंदर निकालिए, शहर के पास निकालिए या शहर के दूर निकालिए, ठीक है, डिपेंड इस चीज पे करता है कि वो लीगल है ना, लीगल है, वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी पहुंच चुका है ना, ठीक है ना, पास में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, मान लीजिए मेट्रो पास में जाती है ना, उसमें यातायात के साधन है ना, सेक्टर रोड्स जा रही है ना, ठीक है, पानी, बिजली, रोड्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रेडी है तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप एक अंदाजे से कि इतने साल बाद ये चीज आएगी, कोई आपको सपना दिखाता है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और उनके अंदर बह के आप कोई बेवकूफ़ी वाला इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो यहाँ सारा गेम जो है वो इंटरेस्ट का है। ठीक समझते हो आप इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट ना तो सोता है ना कभी किसी को सोने देता है। संडे भी चलता है, 24 घंटे चलता है, 365 दिन चलता है। आदमी बर्बाद प्रॉपर्टी में नहीं होता, आदमी बर्बाद होता है इंटरेस्ट में।
जितनी जल्दी आपकी प्रॉपर्टी ग्रो करना शुरू करेगी, बेचोगे कब ये अलग बात है, जितनी जल्दी वो ग्रो करना शुरू करेगी इसका मतलब यू आर अर्निंग। और इन केस अगर वो ग्रो नहीं कर रही है दैट मीन्स यू आर बर्निंग। तो ये अर्निंग बर्निंग का जो खेल है ना, ये बड़ा अजीब है। कुछ लोगों के जिसके समझ में आ गया वो अर्न ही अर्न कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो अर्न किया हुआ भी उसके अंदर बर्न कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है और सैलरी उसकी कम है, लेकिन उसको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो कितने से स्टार्ट करें और कैसे करें और कैसे वो अमीर बन सकता है? सिर्फ आप दो चीजें बताओ मेरे को, वो अमीर बनना चाहता है या कम पैसों से अमीर बनना चाहता है, छोटी सोच के साथ अमीर बनना चाहता है? मैं इसमें एक कदम आगे बढ़ता हूँ। मैं बोलता हूँ आप तो पूछ रहे हो कम पैसों में अमीर कैसे बन सकता है, कम पैसों से इन्वेस्ट कैसे कर सकता है। मैं बोलता हूँ बिना पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, बिना पैसे भी? अरे साहब, बिना पैसे जितना आप कमा सकते हो प्रॉपर्टी में उतना कहीं नहीं कमा सकते। चलो फिर हम इसी की बात करते हैं। हाँ, बिना पैसे के जितने भी लोग हैं जो आज पढ़े लिखे लोग भी अंगूठा छाप बने हुए हैं, मोबाइल पे अंगूठा ही अंगूठा चला रहे हैं। पहले जिस अंगूठे को चिढ़ाना बोलते थे, आज उसी को लाइक करते हैं ना, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ठीक उसी तरीके से ये जो लोग हैं ना, इनको मैं आज वही तरीका बताता हूं कि पैसे से जो सारी दुनिया सब कुछ बनाती है, सब बिना पैसे कुछ बना के दिखाओ ना यार। तो उसका सिंपल सा तरीका है, मोबाइल में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ऑलरेडी आपके पास एक स्मार्टफोन हर किसी की पॉकेट में रहता है। न आपको दुकान लेनी है, न टेबल लेनी है, न अलमारी रखनी है, न काउंटर सजाना है, कुछ भी नहीं सजाना। ठीक है, आपको केवल एक काम करना है, अपनी नेटवर्किंग को स्मार्ट बनाना है। कुछ ऐसे अमीर लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, अपने आप वो अमीर ही होते हैं। अमीर ही होते हैं। ठीक है ना, दिखते कैसे हैं को छोड़ दो, होते अमीर हैं। समझ गए? अमीर सोच के लोग हैं। मैं ये गरीब सोच, गरीब माइंडसेट की बातें नहीं करता। मैं तो यहाँ अमीरी की बातें करता हूँ, क्योंकि लोगों को अमीर बनाने की बात कर रहा हूँ। हाँ। और आपका कोई का माइंडसेट गरीब नहीं होता, आपके पास सोच की हो सकती है कुछ कमी हो। अगर आपको विजन मिल जाता है, इसका मतलब आप उस पाथ के ऊपर चल के बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो फिर से वहीं शुरू से शुरू करते हैं। आपके पास केवल एक मोबाइल है, नेटवर्किंग है, उन लोगों को खोजिए जिनके पास जमीन है। उसके बाद उन काफी सारे लोगों को खोजिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दीजिए या वैसे ही अपने रिलेशन के अंदर। और आजकल तो यूट्यूब का और रील्स का जमाना है। रील्स बना के उस पर डालिए कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करें। आपके पास फोन आते हैं, आप उन दोनों को आपस में मिलाइए। अगर मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करूं, यहाँ पे गायलेबाजी यानी बीच के अंदर पैसे रखने की बात नहीं भी करूं, तो 1% आपको ब्रोकरेज सेलर से मिलती है और 1% जो ब्रोकरेज है वो बायर से मिलती है। मान लीजिए आप पूरे महीने भर में 2-2 करोड़ की 2 ही प्रॉपर्टी बेचते हो। आप एक प्रॉपर्टी आज बेचते हो, उसके बाद जाके आराम करते हो, बस केवल रिलेशन बनाते हो। फिर 15-20 दिन बाद एक प्रॉपर्टी बेच लेते हो। केवल 2 प्रॉपर्टी बेची, कितने की? मात्र 2-2 करोड़ की। आज दिल्ली, गुड़गांव जैसी, नोएडा जैसी जगह में 2 करोड़ में तो सब्जी भी नहीं आती, ऐसा लगता है। प्रॉपर्टी के नाम पर। बिल्कुल। ठीक है ना? तो 2 करोड़ की अगर 2 प्रॉपर्टी आप बेचते हो, यानी 4 करोड़। 4 करोड़ में 1% आपने सेलर से लिया, 1% बायर से लिया, 8 लाख रुपए के ऊपर आप बैठे हैं। तो इससे ज्यादा कमाई क्या होगी? शुरू में 8-8 लाख करके अब 10-12 महीने कमाओ, कभी हो सकता है 2 लाख भी आया, नहीं भी आया। एटलीस्ट मान लीजिए 50 लाख आपने कमा लिया, तो उससे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो। और आपसे ज्यादा कमाई उसमें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो लेने वाला है या जो देने वाला है उसको प्रॉपर्टी की इतनी समझ नहीं है, उसको डेली ट्रेंडिंग क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। लेकिन आप खरीदने और बेचने के बीच का जब सेतु बनते हो, ब्रिज बनते हो, आपको पूरे मार्केट की नॉलेज होती है। काफी सारे सौदे ऐसे आते हैं जिसको एकदम जरूरत के समय बेचना होता है। उस समय आपका पैसा लगा दीजिए। पैसा कितना लगाना है? ज्यादा से ज्यादा 5 से 10%। आपके पास अगर बेचने की ताकत है, उससे टाइम ले लीजिए कि साहब मैं तेरे को 5% दे रहा हूं, तेरी प्रॉपर्टी की इस रेट के ऊपर मैं परचेज कर रहा हूं, 3 महीने बाद मैं इस जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री करवा दूंगा। 3 महीने से पहले बायर ढूंढिए, उसको बेचिए, और वो 5 लाख रुपए के ऊपर
आपको अगर वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो प्रॉफिट 2 करोड़ के हिसाब से ही होगा। बायर ये नहीं पूछता कि तुमने 5 लाख लगाए हैं, बायर तो ये देखता है 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसी के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से वो पैसा आपको देकर जाता है। तो इससे ज्यादा आसान तरीका धनवान बनाने का कौन किसी को बताएगा, बताइए आनंद। बिल्कुल आप तो रोज डेली पॉडकास्ट करते हो, आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूवर्स हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। और उनसे पहले आपकी राय है, क्योंकि आप खुद जेन जी हो, यूथ हो, आपकी दिमाग में एक अलग ही चीजें चलती है इतने लोगों से मिलने के बाद में। तो जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, इससे अगर कोई दूसरी चीजें बेटर आपके दिमाग में आती है तो आप मुझे बताइए, चैलेंज देता हूँ कि इससे बेटर अगर कोई दूसरा तरीका है लंबे समय के अंदर प्रॉपर्टी पे राज करने का, पैसों पे राज करने का, ये डेप्रिशिएट नहीं होता, ये हमेशा दिन दुनी रात चुगनी तेजी से बढ़ता रहेगा। और यहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है ना, वो काम करता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जिसने जादू समझ लिया ना, वो 8वां या 9वां अजूबा नहीं है, ये पहला अजूबा है। अच्छा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ ना। चेस बॉक्स होता है, हाँ, 8 और 8 यानी 8 × 8 64 खाने होते हैं। हाँ, आप एक घर पे जाके काम कीजिएगा। और मैं बोलता हूँ, ये जो आपके पब्लिक देख रही है, जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, वो अभी कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए। अगर कोई लैपटॉप पे बैठा है तो लैपटॉप उठाइए, पेन पेपर हाथ में तो उससे कैलकुलेट कीजिए। पहले जो बॉक्स है उस पे 1 रुपया रखिए, हाँ, दूसरे बॉक्स पे उसका डबल करके 2 रखिए, तीसरे पे डबल करके 4, चौथे पे 8, पांचवें पे 16, छठे पे 32, सातवें पे 64, आठवें पे 128। यहां तक की तो कैलकुलेशन मैंने समझा दी। आगे इसी कैलकुलेशन से आप रखते जाइए, लास्ट तक 64 तक के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी एलन मस्क, जो पहला ट्रिलियनियर है, हाँ, वो तो कंगाल होगा ही होगा। उसके साथ जितने बिलियनियर हैं वो भी सारे कंगाल हो चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको चैलेंज की तरह आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए। सो सर, जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, हाँ, मैंने डेयरी फार्म से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो डेयरी फार्म से मैं इसके अंदर आया, यूट्यूब के अंदर भी आया। ओके, लेकिन इन दोनों को मिलाकर मैंने प्रॉपर्टी खरीदना भी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने छोटे छोटे 1,00,000-2,00,000 के प्लॉट खरीदे थे। उसके बाद में मैंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की, गुड, ग्रेट। लगभग 23 लाख की। अच्छा, कब की आपने ये? वो आज आनंद से 1.5 से 2 साल पहले ही 1.5 की से 2 साल और पहले, वो राइट। शहर के नज़दीक मैंने ज़मीन खरीदी थी। ठीक है, अभी वो 60 लाख की है। कितने की? 7 लाख की है? 60 लाख की है सर। 60। तो सर मुझसे इतने सारे सवाल आनंद जी आप पूछ रहे हो, मैं आप ही से पूछता हूं, मुझे ऐसा कोई भी बिजनेस बताइए जो 1.5 साल के अंदर 23 लाख से जिसने 60 लाख बना के दे दिए हों। मैं 3% को हटा दीजिए, 97% की बात करता हूं। और पैसे बढ़ाने के लिए मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, लॉटरी के टिकट खरीदने की बात नहीं कर रहा। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसने 23 लाख के 1.5 साल में 60 लाख बना दिए? जो मुझसे आप पूछ रहे हो उसके तो जवाब आप खुद दिए जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल। ये काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। लोग जब अपने बाप दादाओं से पूछेंगे कि आपकी ऐसी प्रॉपर्टी आपने कितने में खरीदी थी, कितने साल पहले खरीदी थी, और आज जब उसकी रेट लगाएंगे तो खुद जान जाएंगे कि अगर उन्होंने उतने रुपयों से कोई बिजनेस किया होता तो शायद वो आज इतना ज्यादा नहीं कमा चुके होते जितना उस प्रॉपर्टी से वो कमा रहे। हाँ, वैसे ही मेरे दादाजी ने भी ज़मीन खरीदी थी। हाँ, वो ऐसे शहर में, ऐसे गांव के अंदर खरीदी थी जिसका रेट अभी तक उतना नहीं हुआ है जितना हम मल्टीप्लाई वो जो हमने खरीदी थी उसका हो गया। और हमने जो खरीदी थी वो ये देख के तो नहीं खरीदी थी कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो संयोग बन गए कि वहाँ पर पास की ज़मीनें थी, कॉलोनी बन गई वहाँ पे। सर यहाँ वजह पर से वो मैं आपकी बात से 300% आपको रिजेक्ट करता हूँ। 2 चीजें आपने बोली, हमारे दादाजी ने हाँ, खरीदी थी। तो देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में सबसे पहले कौन प्रकट होते हैं? दादाजी, नानाजी, यही प्रकट होते हैं। ठीक है ना। अब आपका कहना है कि हमारे दादाजी ने एक जमीन खरीदी थी, उसका दाम इतना नहीं बढ़ा जितना इसका बढ़ दिया। मैं आपको गारंटी में लिखित में बात करता हूं, इससे कहीं ज्यादा वो एप्रिशिएट हो चुकी। ये अलग बात है, आप उसके पिछले 5 साल का जर्नी देख रहे हो। जिस दिन उन्होंने जमीन खरीदी थी, एक बार फिर से आपके दादाजी को जाके पूछना कि वो कितनी बड़ी लैंड उन्होंने कितने रुपए में खरीदी थी और आज उसकी कितनी कीमत है। अगर किसी भी कारण से उसकी कीमत
आपकी जमीन की जो ग्रोथ है, यानी 23 लाख के 60 लाख, यही बतलाया आपने, करीब करीब 3 गुना। अगर उनकी ग्रोथ कम से कम 10 गुना नहीं होगी तो मैं यहीं पर आपके साथ में सारे व्यूवर्स को भी लाख लाख रुपए दे के जाऊंगा, बशर्ते वो 40 साल पहले जमीन खरीदी है। हाँ, लगभग। क्योंकि दादाजी हैं तो 10 साल पहले तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद तो आपके पिताजी ने खरीदनी शुरू होगी। दादाजी का मतलब 40 साल पहले। 40 साल पहले अगर किसी ने भी जंगल में भी जमीन खरीद ली होगी, वो कम से कम 15 गुने हो चुकी है, जबकि मैं तो केवल आपको 10 गुना ही बोल रहा हूं। और आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम ये जितने लोग इसको देख रहे हैं उनके दादाजी ने कब जमीनें खरीदी थी, कहां पर खरीदी थी, किस भाव में खरीदी थी। लेकिन उनको सबको भी चैलेंज देता हूं, अगर कोई भी ऐसी जमीन जो 40 साल पहले उनके दादाजी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने खरीदी है और वो आज कम से कम 10 गुना नहीं हुई हो, तो पैसे मेरे से ले जाओ साहब आप। सर, दिमाग लेके बैठा हूं, जज्बातों पे बात नहीं करता। इतना दिमाग रखता हूं, जब मैं दुनिया को बता रहा हूं तो सबसे पहले मेरा घर देख के चलता हूं कि 40 साल में जमीन ने क्या ग्रोथ की है। आप बात कर रहे हो 10 गुने की, मैं बात करता हूं कम से कम उसने 40 गुना पैसे बढ़े हैं उसके। आप तो 10 गुना डबल की बात करते हो, 40 गुना कम से कम पैसे बढ़े होंगे। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू है आनंद जी, ये ऐसे नहीं है, ये मिराकल है, मिराकल जादू। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि लोन लेके भी आप अमीर बन सकते हो, तो इसकी क्या प्रोसेस रहती है? सर, काफ़ी सारे यूट्यूब्स के ऊपर और जो रील देखते रहते हैं उनको क्या है, सबसे पहले चाहिए कि सबसे आराम से मैं अमीर कैसे बन जाऊं, काम कुछ नहीं करूं लेकिन अमीर बन जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको लोन चाहिए होता है। अब लोन दो तरह के होते हैं। एक ऐसा लोन होता है जिससे आप कोई चीज को प्रोडक्टिव बनाते हो, जिसको लगाकर आप कुछ चीज को जनरेट करते हो, वो लोन हमेशा अच्छा होता है। 100 रुपए लगा के अगर आप 200 रुपए कमाने की औकात रखते हो, आपका विजन इतना बड़ा है, आपकी सोच इतनी बड़ी है, इसका मतलब आपको लोन लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जिनको केवल दिखाना है, स्टेटस लगाना है, उसके मतलब से खाने को एप्पल नहीं है और एप्पल फोन चाहिए। मेरा ये फिक्स डायलॉग है, हर जगह आपको मिलेगा। उन टाइप के जो लोग हैं जिनको केवल दिखावे पे पैसा खर्च करके लोन चाहिए, वो एक पट्टा है आपके गले के अंदर जो आपको तहस नहस नहीं करता, बल्कि आपकी जो फैमिली है उसको भी आगे पीछे उसके लिए भी सजा बन जाता है। तो मुझे जो लगता है, आप कमाने के लिए अगर लोन ले रहे हो तो अच्छा है। प्रॉपर्टी में भी आप उतना ही लोन लो जितना आराम से चुक जाए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मैंने यूट्यूब पे देखे जो बोलते हैं मैंने 7 मकान लोन पे लिए। ठीक है, आपने भी सुना होगा। पता नहीं कैसी कैसी बेवकूफ़ी की बातें वो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते हैं। सर, लोन खाली प्रॉपर्टी पे नहीं मिलता, लोन आपकी जो इनकम टैक्स की फाइल होती है उस पे भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने 7 मकान पे लिए तो मकानों के हिसाब से आपको फोकट में लोन बन रहा है। लोन देने वाला पहले ये देखता है कि साथ में आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी फाइल कितनी बड़ी है, वो उतना ही लोन देगा आपको। और जो लोन आप ले रहे हो उससे अगर बैंक की ही किस्तें चुकाते जा रहे हो तो फिर क्या मतलब है उस लोन का? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा लोन लेके एक प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि 7 साल 8 साल पहले एक प्रॉपर्टी ऐसी जो काफी सस्ते में आपको मिल जाए, काफी बड़ी एरिया, वहां इन्वेस्ट कर दो। जिस समय आपको मकान भी बनाना हो, 7 साल बाद वो जब शहर के करीब डेवलप्ड हो जाए, उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर आप बेच दीजिए और उस पैसे को निकाल कर उससे कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए। ये ज्यादा बेटर चॉइस है ना? हाँ, बिल्कुल, ये बढ़िया है। सर, काफ़ी सारी अजीब अजीब सी, मतलब मैं पागल हो जाता हूँ जब मैं ये YouTube देखता हूँ। कई बार तो ऐसा लगता है कि फ़ोन को पटक दूँ। ऐसी वाहियात जिसको लोग बोलते हैं। कुछ लोग तो, एक फिक्स मैंने रील्स देखी थी, घर का मकान नहीं लेना चाहिए, आप किराए के मकान में रहिए, घर के मकान में आपका पैसा बर्बाद होता है, किराया का जो मकान होता है उसके अंदर आप
ना के बराबर पैसा खुद का देकर, घर और तो बनाना ही नहीं है, ऐसा बोला। खुद का घर बनाना ही नहीं चाहिए। हम्म। अरे आप दुनिया को धनवान बनाने की बातें कर रहे हो या गरीब बनाने की बातें कर रहे हो? हम्म। मतलब मैं आपको सबको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं कि एक उबर गाड़ी है जिसको फोन करके आप बुला लेते हो, एसी ठंडी हुई हुई गाड़ी आती है, उसके बाद ड्राइवर आगे बैठा होता है, आपके हुक्म के हिसाब से चल रहा होता है और आप पीछे रील्स देखते रहते हो, आपको जगह पे ले जाके उतारता है, खुद पार्किंग करता है, सारी सुविधाएं हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्या आप उबर लेना प्रीफर करोगे या कभी घर की गाड़ी लेनी भी प्रीफर करोगे? घर की गाड़ी का तो मन में सबके होता है, वो तो क्योंकि लेना घर की प्रेफर गाड़ी करेंगे। खाली पैसा नहीं बचाती है, साथ के अंदर आपको स्टेटस देती है, हम्म। आपको एक फ्यूचर सिक्योरिटी देती है, हम्म। आपको रेस्पेक्ट दिलाती है। आप उबर गाड़ी में घूमोगे तो आपके लड़की का सरपण होना होगा तो वो भी बोलेगा यार इसके पास घर की गाड़ी नहीं है, इसके पास घर का मकान नहीं है, इसके साथ सरपण नहीं करना। पता नहीं कैसी कैसी आते हैं और अजीबोगरीब राय दे के चले जाते हैं, जैसे जनता बेवकूफ है, वो कुछ भी बोलेंगे और सारी दुनिया उनकी बातों को सुनेगी। नहीं मेरे भाई, अगर आपने पैसा कमाया है तो जरूरी नहीं है हर चीज खाली पैसे कमाने के लिए होती है। कुछ चीजें आपको ऐसी भी लेनी चाहिए जो आपको संतुष्टि देती है। अगर बुरे समय में कभी कोई दिक्कत आ गई तो आप घर को गिरवी रख के उसके ऊपर लोन ले सकते हो। हाँ आप बिल्कुल। किराए के मकान पे लोन थोड़ी लोगे, किसी और के मकान के ऊपर आपको लोन थोड़ी मिल जाएगा। मतलब मैं पता नहीं बड़ा दुखी होता हूँ ऐसी बातें सुन के, जब लोग टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं अजीब अजीब बातें करते हैं कि आप घर का मकान मत लीजिए, या घर का मकान है तो उसको किराए पे चढ़ा दो, आप किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाओ। क्या आप बकवास कर रहे हैं? तो कौन सी ऐसी गलती है सर जो इस बिजनेस में हमें बिल्कुल भी करनी नहीं है, अगर कोई करता है तो? सर 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको दुनिया के बहकावे में आके, दुनिया की बातें सुन सुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप कोई एक पेन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एक शर्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जब हम किसी सब्जी लेने जाते हैं तो भी आपने देखा होगा सब्जी को अच्छे से हाथ में लेकर देखते हैं कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है फल, कहीं उसमें दाग तो नहीं है। और प्रॉपर्टी होती है वो किसी के कहने मात्र से हम ले लेते हैं। पहली गलती तो आप ये ना करो। ये कौन? दूसरी गलती है जो अक्सर लोग कहते हैं, सस्ते के लालच में फंस जाते हैं। प्रॉपर्टी में कितनी भी कमियां भरी हुई हो, लेकिन वो चूंकि प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल रही है तो आप ले लेते हो। अरे मेरे भाई, जो सस्ती होगी वो फ्यूचर में भी सस्ती ही बिकेगी, जो महंगी होगी वो फ्यूचर में भी महंगी बिकेगी। हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी लो जिसको कोई नेशनलाइज बैंक भी लोन कर देवे। इसका मतलब उसमें कोई गलतियां ना हो, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए ही रखिए। ठीक है। तीसरी चीज जो है, कभी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट के लिए जगह नहीं लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी पहले से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ हो, जहां पर लोग कमा कर निकलने की सोच रहे हो। अच्छा। और आप उस जगह पर कमाने के लिए घुसने की सोच कर रहे हो। कभी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इमोशन ड्रिवन नहीं होता। इसमें आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होता है। तो ये अगर 3 चीजें आप समझ लेते हो, और चौथी चीज प्रॉपर्टी के लिए सबसे जो जरूरी चीजें हैं 3L, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। प्रॉपर्टी लेने से पहले आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसकी लोकेशन समझिए, उसके बाद ही वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये 4 गलतियां आपने नहीं की और इन 4 फार्मूले पे आपने काम कर लिए तो चारों कोनों पर विजय आपकी है, आप ही की विजय पताका फहराएगी। वो कहते हैं ना, चोट खाकर एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया तो एक पत्थर चोट खाकर शिव शंकर हो गया। अब चोट मारने वाला कौन है, एक बेवकूफ आदमी है या एक कारीगर है? फर्क इससे पड़ता है। अगर आप समझदार और स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप वो कारीगर हो जो उस प्रॉपर्टी को शिव शंकर में तब्दील कर सकते हो, और एक बेवकूफ आदमी हो जो इमोशन ड्रिवन है, वो उस पत्थर को चोट मार मार के जितना था उसको भी तोड़ तोड़ के कचरा कर देगा। हाँ बिल्कुल। तो सर बात करें अगर आने वाले समय की, आने वाले 5 सालों की, 10 सालों की, तो इसमें क्या भविष्य रहेगा प्रॉपर्टीज़ का? प्रॉपर्टी का भविष्य हमेशा बहुत बड़ा है सर। जितना जैसे जैसे समय आगे चलता जाएगा प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। जो आज लोग सोचते हैं कि मेरे को ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए,
लेकिन फिर सब समझने के बाद भी बताता हूँ, छोटे से अमाउंट के चक्कर में वो छोड़ देते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा शब्द है काश। काश मैंने 10 साल पहले ये प्रॉपर्टी ले ली होती तो मेरे पास भी काश की जगह आज आकाश होता। लेकिन अक्सर सबसे बड़ी गलती आदमी करता है, बस काश के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करके छोड़ देता है। तो लेकिन क्या जैसे भारत के लिए प्रॉपर्टी के का जो है बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर आपके पास जितनी जनसंख्या है, हर किसी को रहने के लिए मकान चाहिए। आज के पहले 3 ही मंत्र थे, आज 4 हो गए। रोटी, कपड़ा, मकान यथावत है, चौथा मोबाइल ने उसमें जोड़ लिया। तो जिसको भी रोटी खाएगा तो उसको कपड़ा भी पहनना होगा, और जिसको कपड़ा और रोटी खानी है उसको हाथ में मोबाइल लेकर छत के नीचे रहना भी होगा। तो उसको एक छत की तलाश हमेशा रहेगी, और जब तक किसी आदमी को छत चाहिए तब तक प्रॉपर्टी दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती ही रहेगी। लेकिन फिर क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि इसमें क्रैश आएगा प्रॉपर्टीज के अंदर? कौन से लोग हैं, कौन से प्लेनेट से आते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कभी नहीं आता ऐसा कुछ। अगर अपने ले ली तो फिर वो बढ़ेगी, वो पैसा पता नहीं। ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा जो राय देते हैं, जो रायचंद, ज्ञानचंद, हुक्मचंद किस्म के लोग हैं, 99% लोगों ने खुद अभी तक प्रॉपर्टी ली ही नहीं है। वो दुनिया को राय देते हैं कि तुम यहाँ प्रॉपर्टी ले लो, यहाँ प्रॉपर्टी मत लो। लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो केवल वो बकवासबाजी करते हैं, केवल ब्लफबाजी करते हैं। उनको लगता है जैसे एक राजनीति का मंच चल रहा है। न तो मोदी जी ने हमारे लिए कुछ खास किया, न हमारे लिए कांग्रेस ने कोई खास किया, लेकिन हम सबसे बड़े सिपह सलार बन के निकल कर आते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर राय जो है ना, इंडिया में सबसे सस्ती मिलती है और सबसे ज्यादा मुफ्त में मिलती है। राय देने में कोई कंजूसी नहीं करता, लेकिन आपको सस्ती राय नहीं लेनी चाहिए। किसी गरीब की हाय और उसकी राय कभी भी मत लो। जो पहले से गरीब है उनसे क्या राय लेकर आप मतलब अमीर बनने का सपना देखोगे यार? आप अपना दिमाग लगाइए। प्रॉपर्टी में कभी भी क्रैश नहीं आता, वो एक टाइम के लिए रुक सकती है। चलिए मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसा समय, नोटबंदी का टाइम, जब सब कुछ क्रैश हो गया था। उससे भी भयावह अगर मैं बात करूं, कोविड। लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया था। लोगों को लगा था पूरी जिंदगी खत्म हो गई। प्रॉपर्टी के दाम 3 गुना गिर गए थे, लेकिन अगले 3 साल में जिस जगह थे उससे भी 3 गुना ज्यादा बढ़ गए। उससे ज्यादा बुरा समय क्या आएगा? इस समय की जो कम मैं बात करूं, आज की डेट में वर्ल्ड युद्ध होने की कगार पे है। इजराइल और यूएस और ये सारे के सारे लड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है सब कुछ तबाह होने वाला है। लेकिन शेयर डूब गया। धातु जो है गोल्ड, कभी ऊपर कभी नीचे। नॉर्मली जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले वो ऊपर चला गया था। और युद्ध शुरू होने से पहले वो ऊपर चला गया था, और युद्ध शुरू होने के बाद वो नीचे आ गया। लेकिन प्रॉपर्टी आज भी वहीं की वहीं है। क्योंकि इसकी कोई एमआरपी होती ही नहीं है। ये रुक सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। वो पुष्पा का डायलॉग जो है ना, प्रॉपर्टी के लिए सही बैठता है। झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो सर मैंने आपके काफ़ी पॉडकास्ट भी देखे हैं और काफ़ी जगह मैंने आपको देखा है कि आप ग्रीन सेज सिटी के बारे में भी बात करते हैं। सो ये ग्रीन सिटी सेज जो है मेरे काफ़ी दिल के करीब है। और यूं कहूँ मैं कि कुछ जब आपको यूनिवर्स आपको सब कुछ देता है तो कुछ आपको भी देना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने एक सोशल कोज के मतलब से इसको लिया है। अच्छा। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि एक SEZ एक्ट लेकर आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मानना था कि चाइना की तर्ज पे यदि आपको GDP को बढ़ाना है तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। तो हम लोग कुछ ऐसी स्कीम देते हैं जहां पर आप कोई भी चीज़ अगर एक्सपोर्ट करते हो तो उसके अंदर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, 100% टैक्स एग्जेम्पशन होता है कुछ सालों के लिए। तो इस नीति को जब लेकर आई थी तो उसके अकाउंट में क्या हुआ था, इन्होंने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं और कुछ गवर्नमेंट की हैं, उन लोगों को बोला आप SEZ बनाइए, जैसे कांडला, मुर्द्रा, ये सारे पोर्ट्स हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने करीब करीब 13 गांवों को खाली करा के 4000 एकड़ जमीन यानी 6400 बीघा। और इसको सरल करके मैं बताऊं तो लगभग 16.5 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ी एरिया के अंदर हजारों हजार किसानों से जमीन खाली करवा कर उसका 75% जो जमीन थी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को दे दी। और
जिसके अंदर महिंद्रा भी 75% जो ज़मीन है महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिको यानी इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान का है उसको दे दी। रेस्ट जो 25% ज़मीन है उसको रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट करके जिन किसानों से ज़मीन ली थी वापस उनको लौटा दी। अच्छा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि किसान जो होते हैं वो खेती की ज़मीन में बहुत सारे हिस्सेदार होते हैं। तो जब छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं तो उसमें भी वही उसी हिसाब से हिस्सेदार होते हैं। तो उनमें एक तो यूनिटी नहीं होती, यूनाइटेड नहीं होते। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, उस यूनाइटेड नहीं होते, ठीक है। उसी एरिया के अंदर वहाँ के जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं वो आज की डेट में अगर 40 फीट या उससे ऊंची रोडों की मैं बात करूं, क्योंकि 30 फीट पे प्लॉट नहीं लेना चाहिए, तो कम से कम वहां पर 50-60 हज़ार रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जमीन बेच रहे हैं। जयपुर में जो स्क्वायर यार्ड होता है वो 3x3 फीट का यानी 9 फीट का होता है, ठीक है। जबकि उससे 100 टाइम्स बेटर जो जमीन है जो किसानों को दी थी, जो ग्रीन सिटी सेज कहलाती है, उसके अंदर करीब 16.5 किलोमीटर के अंदर लगभग 14,000 प्लस रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स है, जहाँ पे रोड्स बनी हुई है, पार्क्स, बड़े बड़े पार्क, स्कूल, पुलिस स्टेशन, RSCB सब कुछ है, जिनकी बाउंड्री वॉल्स बनी हुई है। वो आज औने पौने दामों में भी वहाँ नहीं बिक पा रही। अच्छा। आज 50,000 के सामने वहाँ पर 30,000 रुपये मीटर के अंदर सामान मिल रहा है। 30,000 रुपये मीटर यानी 25,000 गज, ठीक है ना। 1 मीटर में 1.20 यार्ड होते हैं, ठीक है। नॉर्मली राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्रियल लैंड होती है वो आपकी जो होती है मीटर्स में बिकती है, लेकिन रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो लैंड होती है रजिस्ट्री तो उसकी मीटर में होती है लेकिन बिकती वो गज में है, यानी यार्ड में। क्योंकि इसके माँ बाप खुद गवर्नमेंट है, किसानों से जमीन लेके सबसे पहले वो जमीन वहां की जो रेगुलेटरी है, अथॉरिटी है, JDA, उसने खुद के नाम कराई, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से। उसके बाद वो किसानों को दी। अच्छा। गवर्नमेंट ने उसके अंदर बहुत पैसा नहीं खर्चा था, इसलिए बहुत बड़े बड़े पार्क छोड़े, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स छोड़ी, जगह छोड़ी। सबसे बड़ी बात है 75% ओपन स्पेस है। एक जो बिल्डर कॉलोनाइजर होता है वो नॉर्मली आपके पास में 45% या 40% ओपन छोड़ता है, जो सर्विसेज के नाम पे रोड्स वगैरह होती है, बाकी 60% में कंस्ट्रक्शन कर लेता है। ये जगह ऐसी है जहाँ 75% जगह ओपन ग्रीन है, बड़ी बड़ी पार्किंग है, बड़े बड़े पार्क है, सब कुछ है। नॉर्मली एक कॉलोनाइजर को मैक्स टू मैक्स 2 से 5% की कमर्शियल स्पेस मिलती है रेजिडेंशियल टाउनशिप में। ये एक राजस्थान की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 30% की कमर्शियल स्पेस है। जहां सबसे बड़ा कमर्शियल होगा वहीं पर सबसे बड़ी ग्रोथ होगी। यहाँ 16 किलोमीटर के एरिया में एक भी किसानी कब्जे की खेती वाली जमीन नहीं है। जो किसान के प्लॉट हैं वो प्लॉट्स हैं, यानी एक तरफ आप करोड़ का मकान बनाते हो, एक तरफ 3 करोड़ के बीच मकान बनाते हो, और बीच में किसान गाय चरा रहा है जो ग्रोथ रोकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा। 95% जो रोड्स हैं वो 40 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं। जितने भी बड़े बड़े पार्क्स हैं, कोई ये नहीं है कि एक प्राइवेट कॉलोनाइजर की तरह 1000, 1200, 1300 गज का एक पार्क है, उसी में स्कूल है, उसी में मंदिर है। नहीं भाई, नहीं। यहाँ पे जो भी पार्क हैं एवरेज में 5-5, 7-7 हजार गज के प्लॉट पार्क हैं, और सबकी बाउंड्री बनी हुई है। 7-7 हजार गज की स्कूल्स हैं, कम्युनिटी हॉल है, फायर ब्रिगेड ऑफिस है, RSCB है, PHED है, स्टेडियम है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन, एक नहीं 2-2, 3-3 स्टेडियम पुलिस स्टेशन है। मतलब एक प्राइवेट कॉलोनाइजर क्या करता है, 4 कैमरे लगा देता है, 2 सिक्योरिटी गार्ड छोड़ देता है, कुछ जब तक सामान नहीं बिकता है तब तक पानी देकर पेड़ों को हरा करता है, उसके बाद दूसरा एरिया में डेवलप करने चला जाता है। हाँ। यहाँ पे चूंकि वो किसानों की है, उनको एडवर्टीजमेंट नहीं करना आता है, उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती है, क्योंकि वो यूनाइटेड नहीं है, इसलिए वो जगह आज भी औने पौने दामों में मिल रही है। अगर जितनी मैंने आपको फैसिलिटी बताई है, हाँ। अगर 40 फीट रोड पे कोई भी ऐसी रेजिडेंशियल प्लॉट जो 100% JDA की अप्रूव्ड हो, यानी जिसके माँ बाप ही JDA हो, जो 100% लोनेबल हो, यानी कमर्शियलाइज बैंकों से भी लोनेबल हो, जो फ्री होल्ड पट्टे वाली हो, 95% एरिया जिसका 40 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी सड़कों पे हो, 75% ओपन स्पेस वाली हो, इतनी सारी अगर फैसिलिटीज, जिसके पास आपका
जिसके पास पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क हो, जहां पर आज इन्फोसिस, विप्रो, हेवल्स, जेसीबी, रेन्यू पावर, आपके डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, ये सारी की सारी पता नहीं कितनी सारी 170 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसके पास 70,000 से ज्यादा बड़ी ऑलरेडी ऑपरेशनल वर्कफोर्स है। अच्छा। जहां पर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दिया, अजीम प्रेम जी ने आपके विप्रो में इन्वेस्ट कर दिया, महिंद्रा, आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा में इन्वेस्ट कर दिया, और आज अडानी जी खुद वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने को बेताब हो रहे हैं। अच्छा। ऐसी जगह जो भी केवल और केवल ये नाम से जानी जाती है कि वो केवल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, लोगों को नहीं मालूम है कि वो बेचारे किसानों की जमीन रेजिडेंशियल और कमर्शियल भी है, जिसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, जस्ट लैक ऑफ मार्केटिंग, वो नहीं बिक पा रही है। अच्छा। नहीं बिक पा रही मतलब आधे दामों में बिक रही है। तो मैं सबसे चाहूंगा कि उससे किसानों का तो भला होगा ही होगा, साथ में आपका भी भला होगा। अगर ये काम आप करते हैं तो इट वुड बी अप्रिशिएटेड। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये एक ऐसी जगह है जहां जयपुर यानी राजस्थान, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का सिरमौर कौन सा है? जयपुर। जयपुर है। जयपुर का मतलब बेस्ट का मतलब पूरे राजस्थान में बेस्ट। राजस्थान की सबसे ज्यादा जो रेपुटेड और सबसे ज्यादा अच्छी स्कूल्स हैं, चाहे वो सेंट जेवियर हो, चाहे वो निर्जा मोदी हो, चाहे वो JPIS यानी जयश्री पेड़ीवाल हो, चाहे वो MPS हो, चाहे भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मणिपाल हो, सब कुछ इसके इर्द गिर्द है। अच्छा। सबसे बड़े जो राजस्थान के बिल्डर्स हैं, चाहे वो आपके आशियाना हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे वो दुबई वाला MR हो, उसके अलावा मंगलम हो, केडिया हो, आपके गोकुल कृपा हो, सब चीजें वही है। सबसे बड़ी कंपनीज जिसका मैंने आपको नाम लिया, वो सारी की सारी वहीं पर है। उसके बावजूद आज इस तरीके से पड़ी है। और मैं तो बल्कि यहाँ पर साथ साथ एक गारंटी और दे के जा रहा हूँ। मैं फोकट का ज्ञान नहीं देता हूँ। हाँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज अगर समय से पहले आपने उस जगह पर 30,000 रुपए मीटर के अंदर जमीन में इन्वेस्ट कर लिया, यानी 25,000 रुपए गज में, मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 5 साल के अंदर अंदर वो 50,000 को क्रॉस कर जाएगी। अगले 5 साल बिल्कुल कर जाएगी। का मतलब कर जाएगी, जबकि प्रॉपर्टी का तरीका होता है 7 साल में डबल। मैं 5 साल या उससे पहले उसके डबल होने की गारंटी आपको देकर जाता हूं। और जितनी मैंने आपको खूबियां बताई है, अगर उतनी खूबियां मुझे 25,000 रुपए के अंदर या 30,000 रुपए में भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बता दें, इवन मैं इसको नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव सबको भी काउंट कर लेता हूं, अगर मुझे बता दे तो मैं आपके जितने व्यूअर्स बतलाएंगे ऑथेंटिक, उनको लाख लाख रुपए का इनाम देकर जाऊंगा। सर, अगर इस टाइम पे आज की डेट के अंदर मुझे कम पैसों के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी है या जल्दी से अमीर बनना है, तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं इन्वेस्ट करूं? सर, मैं एक्चुअली दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा को तो इतने अच्छे तरीके से नहीं समझता हूं, लेकिन हाँ, राजस्थान में जयपुर से रहने वाला हूं, इसलिए जयपुर को समझता हूं। मैं फोकट का ज्ञान आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और मेरी केवल राय के आधार पे आप इन्वेस्ट करें भी ना, ठीक है? आप पूरा सोचिए, समझिए, उसको अच्छे से देखिए, विजिट कीजिए, 10 ब्रोकर्स जो रोड साइड पे हैं उनसे मिलिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कीजिए। ये मेरा डिस्क्लेमर है। लेकिन चूंकि मेरे दिल के करीब भी है और इससे किसी का हित भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो काफ़ी सारे हजारों गरीब किसान हैं उनको भी कुछ मिलेगा, और ये कंफर्म है कि जब उनको दोगे तो आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। मैं आपको ज्ञान नहीं, गारंटी दे रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट रोड है अजमेर रोड, उसके और 26 टोल टैक्स वाली जो रिंग रोड है, उन दोनों के बीच में एकदम जयपुर की प्राइम लोकेशन पर ग्रीन सिटी सेज है, महिंद्रा सेज के एकदम लगती हुई, जो खुद JDA ने 13 गांवों को खाली कराकर एक्वायर की। पहले JDA के नाम से वो जमीन हुई, जयपुर विकास प्राधिकरण के, उसके बाद में वो किसानों को दे दी। उस जमीन में आज इन्वेस्ट कर लीजिए। आज उसके सेम बाउंड्री को जो शेयर कर रही है, वहां पर दाम आज भी करीब करीब 50 से 60,000 रुपए प्रति यार्ड यानी गज रेट है। 40 फीट या उससे चौड़ी रोडों की बात कर रहा हूं मैं। जबकि आपको ये जो ग्रीन सिटी सेज है,
जो करीब करीब 16.5 किलोमीटर बड़ी है, करीब 14-15 हजार प्लॉट्स हैं, जिसको ना तो कोई कंट्रोल कर सकता है, ना इसके पीछे कोई मार्केटिंग एजेंसी है। जो ब्रोकर्स हैं वो भी कभी वहाँ के किसान हुआ करते थे, वही हैं। वो आज जमीन उस 50-60 हजार के सामने आपको केवल 30,000 रुपये मीटर, यानी केवल 25,000 रुपये गज में मिल रही है। अगर आप समय रहते उसमें इन्वेस्ट कर लेते हो तो मैं गारंटी आपको देकर जाता हूं कि आने वाले 5 साल से पहले पहले आप उसके 50,000 रुपये कर लोगे। जबकि पूरे होशो आवास में गारंटी देता हूं, ये जानते हुए कि कोई भी प्रॉपर्टी को डबल होने में करीब करीब 7 साल लगते हैं एवरेज में, लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां पर 5 साल या उससे पहले पहले आपकी रकम डबल हो जाएगी, ये मैं 100% गारंटी देता हूं। और सबसे बड़ी बात, इतनी सेफ है कि अगर आप वहां पे 5 साल के लिए बाउंड्री वॉल भी नहीं बना के छोड़ोगे तो भी आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि 100% सेफ है, 100% जेडीए अप्रूव्ड है, 100% कमर्शियल बैंक से भी लोनेबल है, और उसके अलावा फ्री होल्ड पट्टे की जमीन है, 75% ओपन है, बड़ी बड़ी पार्किंग है, बड़े बड़े स्कूल्स, और जितने भी बड़े स्कूल्स हैं जयपुर के, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं, जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं, उन सब के बीच में है। जयपुर के किसी भी कोने से आप 15 मिनट के अंदर वहां पहुंच सकते हो। और जो जयपुर की सबसे महंगी एरिया है, वैशाली नगर, मानसरोवर, जहां लगभग 3 लाख रुपए के भाव हैं, उसके 8-10 किलोमीटर में आपको 25,000 रुपए में अगर जमीन मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये सोना नहीं है, ये हीरे से भी महंगा चीज है। सर, अगर आज की डेट के अंदर जीरो टू हीरो बनना है, जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, मिलियनर बिलियनर बनना है किसी को, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करे या वो बिजनेस वो करे? सर, आप, मुझे नहीं लग रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह 4 ऑप्शन देने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बतलाता हूं, चारों ऑप्शन पे मैं पी लिखूंगा। फर्स्ट पी, सेकंड बी के अंदर भी पी, सी में भी पी और डी में भी पी। अब आपके अंदर जरूर से लग रहा होगा, या आपके उनको व्यूअर्स को भी लग रहा होगा, ये पी आखिर है क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के अलावा दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पर आप जीरो से हीरो बन सकते हो, बहुत कम पैसों में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, सेफ एंड सिक्योर तरीके से पैसा कमा सकते हो। प्रॉपर्टी में तो आपका यहाँ पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस जो ये गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उसमें भी आपकी करीब करीब 15 से 18% की बचत करके वहां भी आप सेविंग करते हो। तो ये, अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी से बड़ा बिजनेस आज की डेट में इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ एक चाय वाले को इन्वेस्ट करना पड़ता है, टेबल, स्टोव, आपके चाय पत्ती, चीनी में। यहाँ तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, एक मोबाइल से आप पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छा बड़ा पैसा कमा सकते हो। अच्छे आपको सेलर चाहिए, अच्छे आपको बायर चाहिए, बस इतनी सी ट्यूनिंग बिठा दो, फिर देखो आप कितना पैसा कमा सकते हो। सर, आजकल के पॉडकास्ट में, रील्स के अंदर, वीडियोस के अंदर ये चीज़ बड़ी वायरल हो रही है कि आप लोन लेकर या अपना जो भी पैसा है वो अपने घर के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट ना करके, और आप रेंट पर रहें और फिर वो पैसा कहीं और लगाएं, इन्वेस्ट करें तो आप अमीर बन सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? सर देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। पहली बात तो है, लोन लेकर आदमी कभी भी अमीर नहीं बनता, क्योंकि आप केवल 12 घंटे काम करते हो, जबकि इंटरेस्ट 24 घंटे काम करता है। आप कमाते हो और इंटरेस्ट जो है वो लगाता है, बर्बाद करता है। बशर्ते अगर आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ में लोन लो तो अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी में जितना कम लोन लो उतना अच्छा है। ठीक है, मतलब आप चेन खरीदो, बेचैन होकर नहीं। अच्छा। सोने की चेन या चेन से सोने वाला ज़्यादा अच्छा कौन? मुझे लगता है कि चेन से सोने वाला। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। ये पता नहीं कौन से तथाकथित लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो पता नहीं किस प्लेनेट से आए हैं और अजीबोगरीब बातें करते हैं, बेवकूफ़ों से भरी हुई, कि खुद का मकान मत लीजिए और किराए के मकान में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, क्योंकि किराया इतना कम होता है कि जितना बाकी का पैसा है उससे आप कमा लेंगे। तो मेरे भाई, आप अमीर बनने की बातें कर रहे हो या गरीब बनाने की बातें कर रहे हैं? मकान केवल और केवल रहने के लिए नहीं होता, मकान के साथ में सेटिस्फेक्शन आता है, मकान के साथ में स्टेटस आता है, मकान के साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। मकान को देखकर बच्चों की शादी होती है। किसी को यदि बोलो कि ये किराए के मकान में रहता है, ये तो ऐसा ही हो गया कि घर की गाड़ी लेनी चाहिए या उबर बाइक में ही घूमते रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
तो मकान तो हमेशा घर का होना चाहिए, क्योंकि किराए का मकान में आप कितना पैसा लगाएंगे, किराएदार हमेशा किराएदार ही रहेगा। और घर का मालिक, चाहे वो छोटा सा भी घर होगा, लेकिन मालिक का दर्जा मिलता है। हमेशा घर का मकान लो जिसमें आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी रहती है। जरूरत के समय अगर कोई तकलीफ आए तो घर पे आप पैसा कर्ज भी ले सकते हो। किराए के मकान पे आप कर्ज नहीं ले सकते हो। तो पता नहीं, मैं अजीबोगरीब लगता है जब ये लोग बोलते हैं। मैंने भी सुनी है सीरियल जिसके अंदर कि किराए के मकान में रहो। हाँ। अरे भाई, तुम किराए के मकान में रहो, तुम बने ही किराए के मकान में रहने वाले हो। जो दुनिया बढ़ना चाहती है, जिन्होंने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, उनके पाँव की बेड़ियां क्यों बनने में लगे हुए हो तुम? सो ओके अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयपुर से यहाँ तक चल के आने के लिए, मेरे शो को 4 चांद लगाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आनंद, थैंक यू वेरी मच। मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। थैंक यू वेरी मच।